हेलो दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं एक नए टॉपिक और ये मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से नोट पर किस हिस्टोरिकल प्लेस का अंकन किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 10 रुपये के नोट पर, ठीक है, तो 10 रुपये के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। और कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जानिए कि कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में है। दूसरी बात इसमें है 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांव ने कराया था। यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पर अंकित होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा 50 रुपये के नोट पर कर्नाटक का हम्पी है। ठीक है, 50 रुपये के नोट पर क्या है? कर्नाटक का हम्पी। यानी देखिए, अब आप कर्नाटक का हम्पी के बारे में तो जानकारी थोड़ा ले लीजिए। इसमें है क्या? हम्पी के रथ की तस्वीर है जो कर्नाटक राज्य में है और ये अशोक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हम्पी विजयनगर की राजधानी थी और यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है। 200 रुपये के नोट पर किसका है? सांची का स्तूप है और ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, और ये अशोक द्वारा बनवाया गया था। यानी कि बार बार ये पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और ये कौन सा धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलिए बात करते हैं ये 500 रुपये के नोट पर। 500 रुपये के नोट पर किसका है? दिल्ली का लाल किला है। यानी कि इसका निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया। और 2007 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। किसको? दिल्ली के लाल किला को। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग 2000 के नोट पर। 2000 के नोट पर मंगलयान है। 2000 के नोट पर क्या है? मंगलयान है। इस नोट के पीछे मंगलयान एवं आगे गांधी जी के साथ अशोक स्तंभ भी है। यानी 2000 के नोट के पीछे मंगलयान एवं आगे गांधी जी के साथ अशोक स्तंभ का भी चित्र स्थित है। उसके बाद देखते हैं मंगलयान मंगल पर 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 100 रुपये के नोट पर। 100 रुपये के नोट पर रानी का बाव स्थित है। यानी कि रानी का बाव है और रानी का बाव कहाँ है? गुजरात के पाटन में है। और ये बावड़ी को गुजरात में बाव कहते हैं और इस बावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश की रानी उदयामती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में कराया था। और इससे यानी कि रानी के बाव को यूनेस्को द्वारा 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बहुत ही चर्चा में रहा था और इससे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना भी रहती है। ठीक है, इसलिए इसे भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है, इसमें है क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव 2013 में नरेंद्र मोदी ने रखी थी। ठीक है, सीएम जब थे, यानी नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तभी इसकी नींव रखी गई थी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? 2013 में रखी गई थी। लेकिन इस पर काम शुरू कब हुआ था? 2014 में काम शुरू हुआ। और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात के नर्मदा जिले में, गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और ये नर्मदा नदी के किनारे। और सरदार सरोवर बांध से ये 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है और उस द्वीप का क्या नाम है? साधु वेट द्वीप। साधु वेट द्वीप पर स्थित है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई होती है वो कितनी है? 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची है। और ये जो है चीन में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा जो है वो 153 मीटर है और जबकि 182 मीटर कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। यानी कि ये 1 नंबर पर आ गया है। दूसरे नंबर पर चीन में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा है। अब सवाल उठता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसका जो डिजाइन तैयार किया था, तो डिजाइन तैयार करने वाला जो थे राम सुतार
यानी कि इसके डिजाइनर शिल्पकार कौन तैयार किया था, शिल्पकार कौन था, तो इसके यानी इसका डिजाइन जो तैयार करने वाला शिल्पकार था उसका नाम था राम सुतार। क्या नाम था, राम सुतार। और स्टेचू ऑफ यूनिटी को बनाने वाली जो कंपनी थी वो लार्सन एंड टुब्रो, L&T, ठीक है। उसके बाद देखिएगा L&T के चेयरमैन कौन है, AM नाइक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार 15 दिसंबर 2013 को किया गया था। उसके बाद देखिएगा स्टेचू ऑफ यूनिटी को 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। उसके बाद अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि स्टेचू ऑफ यूनिटी का अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2014 से 31 अक्टूबर को, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यानी कि यह जो प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और 31 अक्टूबर को क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसी दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। इस प्रतिमा के लिए लोहा जुटाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का गठन किया गया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अगला देखते हैं। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1975 ईस्वी को नाडियाड गुजरात में हुआ था, जबकि मृत्यु कब हुई थी, 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि कर मत दो का नारा, कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और इसी अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हवाई अड्डा भी है और ये गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद भारत रत्न मरणोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 यानी 1991 में दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चूंकि मिसलेनियस टाइप है, इसमें हम लोग कुछ टॉपिक भी लेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे। अब देखिए कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल किसकी देन है, ये भारत की देन है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, यदि लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास हो तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि लोकसभा में कौन सी प्रस्ताव पास हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कटौती प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले 1963 ईस्वी में आचार्य जे कृपलानी द्वारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले 1963 ईस्वी में लाया गया था आचार्य कृपलानी द्वारा, और किसके खिलाफ लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव 1979 ईस्वी में 1979 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा लाया गया था। सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, 1979 में, और किसके द्वारा, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा लाया गया था। उसके बाद देखिएगा लेखानुदान, ये किस आर्टिकल में है, संविधान के आर्टिकल 116 में है, ठीक है। उसके बाद देखिए संसदीय समितियों का गठन, यानी कि संसद में विभिन्न प्रकार के समितियों का गठन किया गया है और यह गठन किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है, आर्टिकल 118 का 1 में किया गया है, ठीक है। इसके तहत हम लोग पहली समिति को देखेंगे प्राक्कलन समिति, या इसको हम लोग अस्थायी मित व्ययिता समिति भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं
कि ये प्राक्कलन समिति आखिर क्या होता है। तो ये संसद की अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है, यानी कि संसद की अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी जो समिति होती है वो प्राक्कलन समिति होती है। और इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा किया गया था 1950 में, यानी कि सबसे पहले ये प्राक्कलन समिति का गठन जो किया गया था, कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? जो जॉन मथाई तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था। और इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। ठीक है। तो इसका गठन कब होता है? तो प्रारंभ में प्राक्कलन समिति में 25 सदस्य होता था, परंतु 1956 में इसकी सदस्य संख्या 30 कर दी गई। ठीक है। यानी 1956 में इसकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 30। और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होता है, न कि राज्यसभा से, यानी कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है, यानी कि यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की क्या करती है? सिफारिश करती है। अतः इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। यानी कि प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति क्यों कहा जाता है? इसलिए कि सरकार के फिजूल खर्च को रोकने की सिफारिश करती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? लोक लेखा समिति। यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति होती है। अब जैसे देखिए, सबसे बड़ी समिति कौन सा होती है? प्राक्कलन समिति। उसके बाद सबसे पुरानी समिति और सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। ये कैसी समिति है? ये वित्तीय समिति है। ठीक है। उसके बाद लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, प्रारंभ में इसमें 15 सदस्य होते थे, परंतु 1954-55 में इसे बढ़ाकर 22 कर दिया गया। यानी आरंभ में इसमें कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य होते थे, परंतु 1954-55 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 22 कर दिया गया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 कुल 22 सदस्य होते हैं। यानी कि लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। लोकसभा सदस्य का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा से सदस्य नाम निर्दिष्ट होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अध्यक्ष को मनोनीत करता है, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करेगा। अब 1967 में स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच करती है और CAG को लोक लेखा समिति का मित्र या पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लोक लेखा समिति का मित्र व पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और सबसे जो ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक अगला समिति देखते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब इसमें देखिए, सर्वप्रथम 1 मई 1964 में गठित इस समिति को लाने का श्रेय प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर को जाता है। और इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है और राज्यसभा का सदस्य इसके अध्यक्ष नहीं बन सकते। यानी जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं वो इसके अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। ठीक है। अब देखते क्या, नई समिति प्रणाली का प्रारंभ।
देखिए अगला क्वेश्चन, नई समिति प्रणाली का प्रारंभ 1993 में हुआ था। उसके बाद देखिए विभागीय समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 की गई थी 2004 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विभागीय समितियों में 16 लोकसभा का और 8 राज्य सभा का होता है। यानी कि समितियों की संख्या कुल कितनी थी? 16, 8, 24। तो 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से। ठीक है, प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 21 तथा राज्यसभा से 10 लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आचार समिति का गठन राज्यसभा में 1997 में तथा लोकसभा में 2000 में किया गया था। आचार समिति का गठन राज्यसभा में कब किया गया था? 1997 में, और लोकसभा में 2000 में किया गया था। उसके बाद देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, संविधान के आर्टिकल 101 के 4 में यह प्रावधान है कि यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। यह बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पूछा गया है कि कोई भी जो सदस्य है लोकसभा का या राज्यसभा का, तो वो कितना दिन, ठीक है, कितना दिन तक सदन से गायब रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 60 दिन। और ये किस आर्टिकल कितना? 101 के 4 में यह प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रवर समिति में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं और संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं, जिसमें से 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होता है। उसके बाद प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर अथवा सदन द्वारा नियत अवधि में देना आवश्यक है। अब नियम 377, अब ये देखिएगा ये वही बहुत पूछा जाता है कि नियम 377 क्या होता है। अब देखिए नियम 377 बढ़िया से समझ लीजिए कि जो मामले प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों या ध्यानाकर्षण प्रस्तावों द्वारा नहीं उठाया जा सकता है, उन्हें नियम 377 के तहत उठाया जाता है। यानी कि वैसे प्रश्न, वैसे मामले जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा नहीं उठाया जाता है, ऐसे मामले को नियम 377 के तहत उठाया जाता है। कहाँ पर? सदन में। ठीक है, उसके बाद नियम 388, ये नियम 388 क्या है? इसके तहत सारे नियमों को किनारे कर किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। जैसे 2011 में अन्ना हजारे का जन लोकपाल विधेयक। ठीक है, यानी कि उसके तहत क्या होता है? सारे नियमों को किनारे कर दिया जाता है और जो टॉपिक में बहस करना होता है वो आसानी से बहस हो जाता है। ये नियम 388 के तहत है। ये इसका एग्जाम्पल 2011 में अन्ना हजारे का जन लोकपाल विधेयक था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नियम 184। अब ये नियम 184 क्या है? तो ये जनहित मामलों पर बहस करने का जो अधिकार है, ये नियम 184 के तहत है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है नियम 193। ये सार्वजनिक महत्व के विषय पर अल्पकालीन चर्चा करने का जो अधिकार संसद में होता है, ये नियम 193 होता है। और नियम 115, संसद सदस्य या मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज कराने का जो अधिकार होता है, ये 115 नियम के तहत ही होता है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में, खास करके एसएससी का पैटर्न क्वेश्चन ही कहा जाए कि गिलोटीन क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें अधिकांश मांगें बिना चर्चा के ही पास हो जाती है, यह प्रक्रिया गिलोटीन कहलाती है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें अधिकांश मांगें बिना चर्चा के पास हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? गिलोटीन कहते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई थी और ये कौन से समिति के सी नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया था? किसका गठन? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस का मैं एक वीडियो आप लोगों को दे सकूं और सर्वाधिक प्रश्न इसी मिसलेनियस से आपको टकराने वाले हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।